हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 7 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 7 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 1951 से 1990 के बीच जो है कितने पंचवर्षीय योजनाएं जो वो हो चुकी थी। तो देखिए 1951 से 1990 के बीच जो है ये आपका 7 पंचवर्षीय योजना जो वो हो चुका था, तो 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। और कैसे हो गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो पहली पंचवर्षीय योजना हुआ था ये आपका 1951 से 1956 तक रहा था। सेकंड पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो ये आपका 1956 से 1961 तक रहा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ये आपका 1961 से 1966 तक रहा था। चौथी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ना ये आपका 1969 से लेकर जो है 1974 तक रहा था। पांचवी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ये आपका 1974 से 1978 तक रहा था। छठी योजना की जो आपका अवधि है ना ये आपका 1980 से लेकर 1985 तक रहा था। और सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो देखिए इसकी जो अवधि है ना ये आपका 1985 से लेकर 1990 तक रहा था। तो 1951 से 1990 तक आपका पूछा गया था, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आठवीं योजना की अवधि की बात कर ले तो ये आपका 1992 से 1997 तक रहा था। नौवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ना ये आपका 1997 से वर्ष 2002 तक रहा था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ना ये आपका 2002 से लेकर 2007 तक रहा था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ये आपका 2007 से लेकर 2012 तक रहा था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ना ये आपका 2012 से 2017 तक रहा था। और अंतिम जो आपका पंचवर्षीय योजना रहा था ये आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना ही रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और देखिए ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं रहा है जिसमें आपके 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना से जो आपका प्रश्न नहीं पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ना यानी किस विकास पर आपका जो है वो केंद्रित किया गया था। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ये आपका कृषि विकास पर था, तो कृषि विकास आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले प्रथम पंचवर्षीय योजना जो ये आपका किस मॉडल पर आधारित था, तो ये आपका हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो था ना ये आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है लक्ष्य जो आपका वृद्धि दर है ये कितना रखा गया था, तो ये आपका 2.1% रखा गया था। लेकिन जो आपका वास्तविक वृद्धि दर जो हुआ था ना ये आपका 3.6% हुआ था। यानी ये जो आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना रहा था ये जो आपका सफल रहा था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना का अगर उद्देश्य पूछा जाए तो देखिए इसका जो उद्देश्य रहा था ना ये देश के औद्योगिक विकास पर था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था ये आपके देश के अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना था। और चौथी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था ना ये आपके विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता की उपलब्धि जो वो प्राप्त करना था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भरतनाट्यम किस राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए भरतनाट्यम की बात कर ले तो ये जो आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार आपके 8 शास्त्रीय नृत्य को दर्जा जो वो प्रदान किया गया है। और वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, तो पहला तो आपका भरतनाट्यम हो गया जो कि आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। सेकंड जो हो गया ये आपका कथकली हो गया जो कि आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। थर्ड जो हो गया ये आपका मोहिनीअट्टम हो गया, ये भी आपका जो है केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। फिफ्थ जो आपका फोर्थ जो हो गया ना ये आपका सत्रिया नृत्य हो गया जो कि आपका असम राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। फिफ्थ जो हो गया ये आपका मणिपुरी हो गया, मणिपुरी जो है ये आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और इसके अलावा सिक्स्थ जो हो गया ये आपका ओडिसी हो गया, ओडिसी जो है ना ये आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। सेवेंथ जो हो गया ना ये आपका कथक हो गया, और कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। और 8वां जो है ये आपका कुचिपुड़ी है, और कुचिपुड़ी जो है ना ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जब क्वेश्चन में ये रहे कि संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग कितने शास्त्रीय नृत्य को दर्जा जो वो प्रदान किया गया है, तो देखिए जब क्वेश्चन में आपका संस्कृति मंत्रालय रहे ना तो इनके अकॉर्डिंग जो है 9 शास्त्रीय नृत्य को दर्जा जो वो प्रदान किया गया है। और 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग, तो ये आपका छऊ नृत्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था
कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है ना, ये आपके ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। तो ग्राम पंचायत आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया होगा कि ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 40 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तपन कुमार पटनायक वन द संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इन विच डांस फॉर्म, यानी तपन कुमार पटनायक को जो है ये आपका 2018 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार दिया गया था। और इन्हें जो है किस नृत्य शैली के लिए जो वो दिया गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि तपन कुमार पटनायक को जो है ये आपका सरायकेला छऊ के लिए जो है इन्हें 2018 में जो है संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो सरायकेला छऊ आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका ये जो आपका छऊ है ना, इसमें कितने मुख्य शैलियाँ होती है। तो देखिए छऊ नृत्य के जो है ये आपके 3 मुख्य शैलियाँ होती है। और वो 3 मुख्य शैलियाँ कौन कौन सी है, तो पहला आपका सरायकेला छऊ है जो कि आपका झारखंड राज्य का जो है लोक नृत्य है। सेकंड आपका मयूरभंज छऊ है जो कि आपका उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। और थर्ड आपका पुरुलिया छऊ है जो कि आपका पश्चिम बंगाल का जो ये आपका लोक नृत्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर छऊ नृत्य की बात कर ले तो ये जो आपका छऊ नृत्य है ना, ये आपके स्थानीय त्योहारों के दौरान जो है इस नृत्य को जो वो किया जाता है। और लोक और शास्त्रीय तत्वों का जो है ये आपका एक मिश्रण है जिसमें विस्तृत मास्क और वेशभूषा का उपयोग जो वो किया जाता है। इसके अलावा इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि आपके जो है छऊ नृत्य को यूनेस्को की मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की जो है प्रतिनिधि में इसे कब जो वो शामिल किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2010 में जो है यूनेस्को ने छऊ नृत्य को मानवता की जो है अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में जो है इसे शामिल किया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और वर्ष 2010 में ही जो है जो आपका राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है ना, जो कोई कालबेलिया है, और कालबेलिया नृत्य को भी जो है 2010 में यूनेस्को के द्वारा आपका मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भी जो है कालबेलिया को जो वो शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि खिलाफत मूवमेंट इज मर्ज्ड विथ विच मूवमेंट टू कंटिन्यू द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी स्वतंत्रता आंदोलन को जारी रखने के लिए जो है खिलाफत आंदोलन को किस आंदोलन के साथ जो वो मिला दिया गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका समिति जो वो पूछा गया था और ऑप्शन में जो आपका खिलाफत समिति जो वो दिया गया था, तो खिलाफत समिति आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता आंदोलन को जारी रखने के लिए जो है खिलाफत आंदोलन को जो है ना, ये आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन में जो वो मिला दिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर खिलाफत आंदोलन की बात कर ले तो देखिए खिलाफत आंदोलन जो था ना, ये भारत में एक अखिल इस्लामीय ताकत था जो कि आपका 1919 में ब्रिटिश राज के दौरान भारत के मुस्लिम समुदाय के बीच जो है एकीकरण के प्रतीक के रूप में जो है इसे तुर्क खलीफा को जो है ये आपका पुनर्जीवित करने का लक्ष्य के साथ जो है ये आपका जो वो शुरू किया गया था। और देखिए खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है ये किसने किया था, तो देखिए खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है ना, ये शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों ने जो है ये इनके द्वारा ही जो है आपका खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और इन नेताओं ने जो है भारतीय स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में जो है ये जो है वो शामिल हुए थे। और खिलाफत आंदोलन के लिए गांधी के समर्थन के बदले में जो है अहिंसा की कसम भी जो है इन्होंने जो वो खाई थी। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसके शासनकाल के दौरान भारत में खिलाफत आंदोलन जो ये आपका शुरू किया गया था। तो ये आपके चैम्पफोर्ड के शासनकाल में जो है ये आपका खिलाफत आंदोलन जो वो शुरू किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शौकत अली और मोहम्मद अली के मार्गदर्शन में ही जो है ये आपके उर्दू साप्ताहिक यानी हमदर्द और अंग्रेजी साप्ताहिक जो आपका है ना कॉमरेड, ये जो आपका प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा 1923 में मोहम्मद अली जो ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी जो वो चुने गए थे। और 1936 में जो है शौकत अली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी जो वो सदस्य बने थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि हल्दा त्योहार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका हल्दा त्योहार है ना, ये आपके हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में जो ये आपका मनाया जाने वाला है सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो कि आपके नए वर्ष के स्वागत करने के लिए जो है इस पर्व को जो ये आपका आयोजित किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्तमान में यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए 1 अगस्त 2024 से जो है ये आपके प्रीति सूदन जो है ना, ये आपके यूपीएससी के जो वो अध्यक्ष हैं। तो प्रीति सूदन आपका करेक्ट आंसर होगा। और प्रीति सूदन से पहले यूपीएससी के अध्यक्ष कौन रहे थे, तो ये आपके डॉक्टर मनोज सोनी रहे थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि यूपीएससी का जो वर्णन है ना, ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है। तो देखिए यूपीएससी का जो वर्णन है ना, ये आपके अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक जो वो किया गया है। और किस भाग में किया गया है, तो ये आपका भाग 14 में किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 2023 के एशियाई पैरालंपिक खेलों में भारत ने कितना स्थान जो वो हासिल किया था। यहाँ पर एशियाई पैरालंपिक खेल का पूछा गया था। तो देखिए 2023 का एशियाई पैरालंपिक खेल में भारत ने जो ये रैंकिंग पदक तालिका में जो है ये 5वें स्थान पे रहा था। तो 5वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2023 के एशियाई पैरालंपिक खेल में भारत के द्वारा जो है आपके जो है इसमें आपके 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 जो ये आपका कांस्य पदक जो वो जीता गया था। और भारत पदक तालिका में जो ये आपका 5वें पायदान पे रहा था। तो 5वां आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2023 का एशियाई पैरालंपिक खेल ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो हांगझाऊ चीन में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये तो हो गया आपका पैरालंपिक खेल के बारे में। अगर 2023 के एशियाई ओलंपिक खेल के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए 2023 के एशियाई खेलों में भारत जो है पदक तालिका में जो है ये आपका चौथे पायदान पे रहा था। जब आपका सिर्फ एशियाई ओलंपिक खेल पूछा जाए तो चौथा पायदान आपका करेक्ट आंसर होगा। और भारत के द्वारा जो इसमें टोटल 107 पदक जीते गए थे, जिसमें 28 जो ये आपका गोल्ड मेडल जो वो जीता गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा, मणिपुर, असम और मिजोरम में सबसे कम जनसंख्या जो है ये किस राज्य का रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार इन चारों राज्यों में अगर बात कर ले तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य रहा था ना ये आपका मिजोरम राज्य रहा था। तो मिजोरम आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर ओवरऑल बात कर ले तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो जनसंख्या वाला राज्य रहा था ना ये आपका सिक्किम राज्य रहा था। और सिक्किम के बाद आपका मिजोरम राज्य ही जो है ये आपका सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो रहा था। तो मिजोरम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है राज्य कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपके महाधिवक्ता और विधानसभा अध्यक्ष होते हैं ना यानी एडवोकेट जनरल जिन्हें महाधिवक्ता कहा जाता है, और असेंबली स्पीकर यानी विधानसभा जो अध्यक्ष होते हैं ना ये आपके राज्य कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं होते हैं। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले राज्य कार्यकारिणी का हिस्सा कौन होते हैं। तो देखिए राज्य कार्यकारिणी में आपके कौन कौन शामिल होते हैं। तो ये आपके राज्यपाल शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं और कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका राज्य के बारे में। अगर संघ के बारे में पूछा जाए तो देखिए भारत सरकार के संघ कार्यकारिणी में आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी जो वो शामिल होते हैं। और इनमें शामिल कौन नहीं होते हैं। तो देखिए भारत के मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं ना ये संघ के कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मिनिस्ट्री, यानी तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 जो है ना ये किस मंत्रालय के द्वारा जो वो पेश किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 को जो है ये आपका 5 अगस्त 2024 को जो है इसे राज्यसभा में जो वो पेश किया गया था। और इस विधेयक को जो है तेल क्षेत्र अधिनियम 1948 में जो ये आपका संशोधन जो वो करता है। और ये जो अधिनियम है ना ये प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की खोज और निष्कर्षण को जो ये आपका नियंत्रित करता था। और ये जो आपका किस मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था। तो इसे जो आपका केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जो है राज्यसभा में तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 को जो वो पेश किया गया था। तो केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हेन वाज पीएम गति शक्ति योजना स्टार्टेड, यानी पीएम गति शक्ति योजना जो है ये कब शुरू किया गया था। तो देखिए पीएम गति शक्ति योजना की बात कर ले तो ये जो आपका 15 अगस्त 2021 को जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है भारतीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस परियोजना की जो घोषणा है वो किया गया था। और ये जो योजना है ना यानी आपका प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो है ना ये आपका 13 अक्टूबर 2021 को जो है भारत के सभी आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए जो है ये आपका शुरू जो वो किया गया था। तो 13 अक्टूबर 2021 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था जगजीत सिंह जो है ये आपके किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए जगजीत सिंह की बात करें तो ये जो आपके एक भारतीय संगीतकार और गायक थे और इन्हें जो आपका गजल किंग के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन में आपका गजल दिया गया होगा तो गजल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में जो है कितने प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता जो वो दिया गया था। तो देखिए वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट की बात कर ले तो इसमें आपके 7 प्रमुख क्षेत्रों को जो है प्राथमिकता जो वो दिया गया था। तो 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और 7 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दिया गया था इसीलिए जो है इसे सप्त ऋषि भी जो वो कहा गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन जब क्वेश्चन में आपका रहे कि वित्त वर्ष 2024-25 में जो है आपके केंद्रीय बजट में कितने प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दिया गया था, तो जब आपका 2024-25 रहना तो ये आपका 9 क्षेत्रों को जो है प्राथमिकता जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अप्रैल 2022 में 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुषों का जो खिताब है ना, ये तमिलनाडु राज्य ने जीता था। की बात करें तो हिंदी में जो आपका वृक्ष का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो देखिए वृक्ष का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, ये आपका तरु होता है, अगम होता है, पेड़ होता है, पादप होता है, विटप होता है, इसके अलावा दरखत होता है, साखी होता है, द्रुम होता है और वही होता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक आपका विनीत शब्द का भी जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए विनीत शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, ये आपका सुशील होता है, विनम्र होता है, शिष्ट होता है, नम्र होता है, विनयी होता है, सिलवान होता है, इसके अलावा नैशील होता है, मृदुल होता है और सौम्य होता है। तो ये सभी जो होते हैं आपके विनीत शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि कोयल का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए कोयल का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, ये आपका कोकिला होता है, काकपाली होता है, बसंत दूत होता है, श्यामा होता है, सारिका होता है, इसके अलावा कुहू किनी होता है, वन प्रिया होता है, इसके अलावा परमृत होता है और मदन श्लाका होता है। तो इनमें से आपका ऑप्शन में आपका श्यामा दिया गया था, तो श्यामा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक मुहावरा से आया था कि कलम तोड़ना का जो है मुहावरा पूछा गया था। तो देखिए कलम तोड़ना का जो मुहावरा होता है ना, ये बढ़िया लिखना होता है। तो बढ़िया लिखना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए एक क्वेश्चन जो है मुझे बच्चों के द्वारा मैथ का प्रश्न मिला था। प्रश्न ये था कि फाइंड द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ ए डायमीटर 7 सेंटीमीटर। यानी अगर किसी अर्धगोले का व्यास यानी डायमीटर जो ये आपका 7 सेंटीमीटर है, तो उसका जो आयतन होगा ना, यानी वॉल्यूम जो होगा ये कितना होगा। यहाँ पर आपका वॉल्यूम निकालने के लिए जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका अर्धगोले का व्यास आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी आपका हेमिस्फीयर ऑफ ए डायमीटर कितना दिया गया है, तो ये आपका 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए आपका जब डायमीटर 7 सेंटीमीटर होता है तो रेडियस हम कैसे निकालते हैं, तो d/2 करके जो हम लोग रेडियस निकाल देते हैं। तो यहाँ से हम लोग रेडियस जो वो निकालेंगे। तो देखिए अर्धगोले का त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 में जो आप 2 से डिवाइड करोगे तो 3.5 सेंटीमीटर जो है ये हमारा रेडियस जो वो निकल कर आ जाएगा। और देखिए अर्धगोले का आयतन यानी आपका वॉल्यूम हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो वो कैसे निकाला जाता है। तो देखिए अर्धगोले का आयतन निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, ये आपका 2/3 आपका पाई आर क्यूब, ये जो आपका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले पे जो आपका वैल्यू को जो वो पुट कर देना था। तो देखिए इस फॉर्मूले पे जब आप वैल्यू को पुट करोगे ना, तो हमारा जो निकल कर आ रहा है, जैसे मैं आपको पुट करके भी दिखा देता हूँ, 2/3 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका पाई का वैल्यू कितना होता है, तो ये आपका 22/7 होता है। और आर हमारा कितना निकल कर आ रहा है, तो ये आपका 3.5 निकल कर आ रहा है। तो इसी को जो हम लोग क्यूब जब वो कर देंगे तो इतना सॉल्व तो आप कर ही लोगे। तो हमारा जो निकल कर आ रहा है ना, वो आपका 89.83 घन सेंटीमीटर जो वो निकल कर आ रहा है। तो 89.83 घन सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अर्धगोले का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, ये आपका 2πr² होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन जो आपका केमिस्ट्री से आया था कि आपको जो है 4 आपके इक्वेशन दिए गए थे और इसमें आपको इस प्रकार से इक्वेशन आपका दिया गया था। एग्जैक्ट मैं यही क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपका जो है एक 4 केमिकल इक्वेशन दिया गया था और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा इक्वेशन जो है ना वो आपका बैलेंस जो वो किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले अगर ऑप्शन 1 को ही हम लोग कैसे बैलेंस किया जाता है वो देख लेते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन में आपका यहाँ पर कितना अणु है, तो यहाँ पर आपका इधर जो है 1 है और इधर आपका यहाँ भी 2 और 1 कितना हो गया। तो इधर हमारे रिएक्टेंट में जो हमारा 3 हाइड्रोजन का हो गया, ठीक है। इधर हम लोग देख लेंगे हाइड्रोजन में कितना, तो ये आपका 2 ही है। तो इधर जो आपको वो बैलेंस करना होगा, इधर आपका हाइड्रोजन 2 है और इधर आपका 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फिर हम लोग नाइट्रोजन को देख लेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन ही हमारा इधर कितना है, तो हमारा 1 है और इधर नाइट्रोजन कितना है, तो ये आपका 2 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन के बाद आपका यहाँ पे 2 है। तो इधर 1 नाइट्रोजन उधर 2 नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर ऑक्सीजन को देख ले तो ऑक्सीजन जो हमारा इधर कितना है, तो ये हमारा 3 है। उसके बाद हमारा यहाँ पे 2 है, तो 3 2 5 हमारा ऑक्सीजन हो गया। और इधर ऑक्सीजन कितना है, तो ये हमारा 2 और इधर 3, यानी इधर 3 ऑक्सीजन है। तो अब हम लोग जो उसको बैलेंस करेंगे, तो देखिए बैलेंस करने के लिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले देखिए 2 हाइड्रोजन से इधर कर देंगे, ठीक है। तो हमारा इधर कितना हो जाएगा, तो इधर भी हमारा 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और इधर भी हमारा 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पर 2 इधर जो वो 2 पुट कर देंगे। तो हमारा इधर भी आपका 1 नाइट्रोजन हो जाएगा और इधर भी जो हमारा 1 नाइट्रोजन है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम की अगर बात करें तो इधर आपका तो 1 कैल्शियम है ही। उसके बाद इधर भी आपका जो है 1 कैल्शियम है। तो कैल्शियम तो आपका बैलेंस ही था। अगर ऑक्सीजन की बात कर ले तो ऑक्सीजन जो है ये आपका कितना हो जाएगा, तो 3 × 2 6 हो जाएगा और इधर आपका 2 है। तो 6 + 2 कितना होता है, तो ये आपका 8 ऑक्सीजन इधर हो जाएगा। और इधर अगर बात कर रहे तो इधर आपका कितना ऑक्सीजन है, तो ये आपका 3 दूनी 6 यानी 6 ऑक्सीजन है। और इधर आपका 2 कर देंगे तो 6 + 2 कितना होगा, तो 8 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपको बैलेंस जो वो चेक करना था, तो इस प्रकार से जिन्होंने भी ऑप्शन में टिक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
वहीं अगर बच्चे के ओवरऑल अगर अटेम्प्ट की बात करें तो एवरेज 63 से 65 जो है ये आपका बहुत ज़्यादा टफ था। मैथ जो था ना ये आपका 2 से 3 क्वेश्चन जो आपको कैलकुलेटिव जो वो देखने को मिला था। और हिंदी में जो आपका गद्यांश जो इस बार आपका 5 जो गद्यांश पूछा गया था वो आपका हार्ड जो वो पूछा गया था। और रीजनिंग जो था ना ये आपका 18 जो वो करने लायक था। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह एसएससी की रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।